इंडिया इज अ कंट्री जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं और अगर वो उस पावर्स को मिसयूज करने पे आ जाए तो काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई ऐसा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर किया है तो वो केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केस का नाम एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये बेहद इंपॉर्टेंट केस है, रेलेवेंट है आपके जनरल स्टडीज 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके प्रीलिम्स के अंदर भी आपके आंसर्स करने में हेल्प करेगा क्योंकि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को रिजॉल्व करता है। वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं अभी हम कुछ समय में देखेंगे और इस केस के पीछे की कहानी को भी समझेंगे। देखिए, 2 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास इस पर्टिकुलर मामले में आते हैं जिनका सवाल सुप्रीम कोर्ट देता है। पहला, क्या गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के राष्ट्रपति है, डज द राष्ट्रपति हैव एब्सोल्यूट पावर टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली यहां बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल की जिसका नाम है आर्टिकल 356। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यह कहा गया है दैट इफ द प्रेसिडेंट is convinced that the government of the state is not working as per the constitutional machinery, यानी संविधान में लिखे गए आर्टिकल्स के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है किसी राज्य की, किसी स्टेट की, तो वहां पे आर्टिकल 356 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है और इस इमरजेंसी डिक्लेरेशन के तुरंत बाद वहां की स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो द मिनिस्टर्स कैन बी डिसमिस्ड। अब सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट अनलिमिटेड पावर है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की, और दूसरा, क्या आर्टिकल 356 के अंदर जो ये ऑर्डर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या जुडिशरी में इसे चैलेंज किया जा सकता है? कैन दिस बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑफ लॉ? ये 2 सवाल इमर्ज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट इन 2 सवालों के जवाब देने के लिए बैठेगा। लेकिन मामला क्या है? व्हाई डज दिस क्वेश्चन अराइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। साल 1998 से लेकर 1989 के बीच में कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे एसआर बोमाई, जिनके नाम पे ये केस जाना जाता है। इससे पहले 1985 में कर्नाटका में असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, यानी वहां की विधानसभा के इलेक्शंस। 85 में चीफ मिनिस्टर बने थे रामकृष्ण हेगड़े एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ पार्टी नोन एज जनता पार्टी। 1988 में रामकृष्ण हेगड़े को जनता पार्टी के ही एसआर बोमाई ने रिप्लेस कर दिया एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि पार्टी पे डिपेंड करता है कि किस पर्सन को, किस इंडिविजुअल को वो चीफ मिनिस्टर बना के रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो जनता पार्टी है उसने दूसरी पार्टी से मर्जर कर दिया। इस पार्टी का नाम था जनता दल। नाउ दिस न्यू मर्ज्ड पार्टी में से 19 एमएलएज यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि जनता पार्टी की तरफ से चुन के गए थे और कर्नाटका विधानसभा के अंदर मेंबर बन के गए थे, उन्होंने ये कहा कि हम एसआर बोमाई की सरकार से समर्थन हटा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर विड्रॉइंग आवर सपोर्ट फ्रॉम द एसआर बोमाई गवर्नमेंट। वेयर डिड दे से दिस? इन्होंने ये स्टेटमेंट कहां दी? इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा। वो लेटर लिखा गया कर्नाटका स्टेट के गवर्नर को। अब कर्नाटका स्टेट के गवर्नर ने इस लेटर के बेसिस पे प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन कर्नाटक। अब दोस्तों, उस समय तक ये बहुत होता था कि अगर गवर्नर की चिट्ठी चली जाती है, लेटर चला जाता है कि पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है इन द विधानसभा, तो एकदम से इमीडिएटली वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता था। इनफैक्ट अलग अलग कारणों की वजह से, रीजंस की वजह से आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया करती थी। ये जनरली उन केसेस में होता था जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पर्टिकुलर पार्टी पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई दूसरी पार्टी पावर में है। सो दिस इज मोर लाइकली टू बी अ पॉलिटिकल एक्ट रादर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। अब इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एसआर बोमाई चैलेंज करते हैं ये कहते हुए कि एसआर बोमाई को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई ये शो करने के लिए कि उनके पास अभी भी मेजॉरिटी है। जस्ट कुछ एमएलएज
गवर्नर के पास चले गए और उनको जाके कह दिया, चिट्ठी में लिख दिया कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग आवर सपोर्ट फ्रॉम द सीएम, एंड इस लेटर के बेसिस पे आपने कह दिया कि सीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है। You did not get this majority tested on the floor of the house. तो गवर्नर के पास जाने के बाद गवर्नर ने ये जो एक्शन लिया है, इस एक्शन के ऊपर सवाल उठाया गया, और गवर्नर के चिट्ठी लिखने के बाद प्रेसिडेंट ने जो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया है, इस एक्शन पर भी सवाल उठाया गया। Now, SR बोमाई वेंट अगेंस्ट इन द कर्नाटका हाई कोर्ट, लेकिन वहां पे उनकी पिटीशन हो गई डिसमिस। फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, और सुप्रीम कोर्ट उनके केस को सुनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसके तहत वो बाकी अगर सिमिलर केसेस, एक ही तरीके के, एक टाइप के सिमिलर केसेस बहुत सारे कोर्ट्स में चल रहे हो, so they can take all those cases together and listen to those cases at a single place। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 139A में लिखा है। तो ना पहले से बिफोर दिस एसआर बोमाई केस देयर वर अदर इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल विच वर अप्लाइड इन डिफरेंट स्टेट्स। नागालैंड और मेघालय में भी कुछ इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा रहा था। ये भी बंच ऑफ पिटिशंस के साथ इकट्ठे कर दिए गए। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया गया दिसंबर 1992 में। सो दिस वाज आल्सो कलेक्टिवली टेकन अलोंग विद एसआर बोमाईज पिटिशन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन तीन स्टेट्स के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसका रीजन डिफरेंट था। उसका रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह दिया गया था दैट the state governments are unable to uphold the principle of secularism। दरअसल उस वक्त राम जन्मभूमि का मूवमेंट बहुत एक्टिव था, और आपको जैसे कि पता ही होना चाहिए कि 6 दिसंबर 1992 was the time when the बाबरी मस्जिद was demolished। तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार की एक्टिविटीज को नहीं रोका, ये कहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेकुलरिज्म के बेसिस पे उन तीनों स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया। तो अब सवाल इकट्ठे होने शुरू हुए, आर्गुमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, और 1994 में जाके ये जजमेंट आता है। व्हाट वर द आर्गुमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट? पहला आर्गुमेंट ये था कि अगर आप आर्टिकल 356 के अंडर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं होता है, इफ यू आर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, नॉट ऑन द प्रेसिडेंट्स डिसीजन, ओपिनियन। उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे, कोई बेसिस था आर्टिकल 356 लगाने का। इस प्रोक्लेमेशन में, इस ऑर्डर में आपको रीजंस देने चाहिए, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू डिक्लेयर्ड स्टेट इमरजेंसी। तीसरा डाउट ये रखा गया कि इन स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, जो आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, दैट इज मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब होता है कोई बैड इंटेंशंस से किया हुआ, पॉलिटिकल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता हुआ। तो दिस इज अ मॉडिफाइड डिसीजन, नॉट अ बोनाफाइड डिसीजन। बोनाफाइड डिसीजन मतलब गुड इंटेंशन से किया हुआ फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आर्ग्यूमेंट रखा गया कि द मियर फैक्ट दैट कम्युनल डिस्टर्बेंस टुक प्लेस और सम टाइप ऑफ लूटिंग और आर्सन टुक प्लेस इज नॉट ग्राउंड एनफ, इज नॉट रीजन एनफ टू डिक्लेयर एंटायर स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस। पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए ये एनफ रीजन नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो किसी भी स्टेट में हो सकती है। और आखिरी कमेंट इनका ये था कि सेकुलरिज्म, जिसके बेसिस पे आपने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर पा रही है, सेकुलरिज्म अपने आप में एक वेग कॉन्सेप्ट है, एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और इस वजह से सेकुलरिज्म के बेसिस पे आर्टिकल 356 के अंडर एक्शन नहीं लिया जा सकता। दीज वर द आर्गुमेंट्स ऑफ दोज पीपल हु वर अपोजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्शंस रिलेटेड टू आर्टिकल 356। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इसका रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स सुन लीजिए। जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 356 अप्लाई करने के लिए आपने कौन से ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस का सहारा लिया,
तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है दैट व्हेनेवर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इमरजेंसी, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से या अपने डिस्क्रिशन से इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट यह था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 74। उस आर्टिकल में यह लिखा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दी है तो द एडवाइस एंड द कंटेंट्स ऑफ द एडवाइस विल नॉट बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब वो कॉन्फिडेंशियल एडवाइस होती है, उसके कंटेंट्स और वो एडवाइस क्या थी ये किसी अदालत में, किसी कोर्ट में पूछा नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी आस्क्ड, कैन नॉट बी इंक्वायर्ड। तो आर्गुमेंट सरकार का ये है कि हम बता नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट टेल यू दैट ऑन व्हाट बेसिस वी डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी। तो जुडिशियल रिव्यू तो इसका नहीं हो सकता है। आर्टिकल 356 के अंदर जो भी हम जजमेंट डिसीजन लेंगे एज प्रेसिडेंट वो जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती। सेकेंडली, सरकार का यह मानना था कि सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल मैं हमारी इस जजमेंट सीरीज में 1973 की केशव नंदा भारती केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन द ईयर 1973, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कोई भी चेंज ला सकती है एक्सेप्ट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1973 की इस जजमेंट के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बन गया। यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट का यह कहना था कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर रहे हैं, यह कहते हुए कि वो अपने स्टेट में सेकुलर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाई, तो दैट इज परफेक्टली ओके बिकॉज वी आर हियर टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। तो अब ये एक दुविधा, ये एक डायलेमा आ गया है कोर्ट के सामने कि किसकी बात को मानना है, किसको नहीं मानना है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, एसआर बोमाई के केस में मैंने आपको बताया था कि उन्हें फ्लोर टेस्ट का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था। व्हाट इज फ्लोर टेस्ट? फ्लोर टेस्ट इज कि असेंबली में, विधानसभा के जो सेशन होता है, उस सेशन में वोटिंग करवा के चेक किया जाए दैट वेदर अ पर्टिकुलर मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, जो उनका मंत्रिमंडल है, जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वेदर दे हैव द ट्रस्ट ऑफ द हाउस और नॉट। बिकॉज इसी बेसिस पे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपकी सरकार बनी रह सकती है। तो पहले यह चेक करना चाहिए था आपको कि हाउस के अंदर उनके पास एनफ एमएलएज हैं। एनफ मींस मेजॉरिटी एमएलएज उनके फेवर में हैं। पर गवर्नर ने ऐसा कुछ नहीं किया और सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने इस बात को माना। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट वाज द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनके नाम से आपको दिखना चाहिए कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही अप्लाई करने चाहिए। दे शुड नॉट बी इन्वोक्ड in as far as president wants to invoke them. It should only be invoked in real emergency scenarios. तो जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन मटीरियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिपोर्ट्स ऑफ सर्टन कमिटीज। ऐसे नहीं मन बना सकते कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। नो। सो प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर रिपोर्ट और अदर पैरामीटर्स। लेकिन एडवाइस का जो सवाल है उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा? क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि एडवाइस हम बता ही नहीं सकते, व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड वी कैन नॉट कम्युनिकेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी है आप हमें यह मत बताइए, डोंट टेल अस दिस, बट एटलीस्ट टेल अस दिस कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये एडवाइस किस बेसिस पे दी। So Council of Ministers must have come to a conclusion after looking at some evidence,
some document which showed to them that the state government is not working according constitution. आप बस हमें वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए, वो एविडेंस दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे. हम ये नहीं पूछेंगे कि आपने प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दी, व्हाट वर इट्स कंटेंट्स. तो सुप्रीम कोर्ट प्लेड दिस गेम बेटर देन द गवर्नमेंट एंड दे सेड कि आप हमें बस एविडेंस बता दीजिए, किस एविडेंस के बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि आप जो एडवाइस देने वाले हो वो आपकी एडवाइस है. डोंट टेल अस व्हाट द एडवाइस इज, टेल अस व्हाट एविडेंस यू हैड स्टडीड. तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पावर अंडर आर्टिकल 356 इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. एंड जुडिशरी आर्टिकल 356 में अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो उसको रिव्यू कर सकती है. यह बहुत बड़ा जजमेंट है, क्योंकि आप देखोगे अचानक से 1995 के बाद से यू विल सी द नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल 356 इज इन्वोक्ड फॉल्स शार्पली. इस देश में लगभग 120 बार आर्टिकल 356 इन्वोक हुआ है, मोस्ट रिसेंटली इन मणिपुर. लेकिन आप 1995 से पहले वर्सेस 1995 के बाद देखोगे तो 1995 से पहले लगभग 60-70 बार ऑलरेडी हो चुका था. So the majority chunk had already happened before this judgment. इस जजमेंट में यह भी कहा गया कि आप, सेकेंड पॉइंट देखो, यह कहा गया कि आप स्टेट की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व तब तक नहीं करोगे जब तक आप पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं ले लेते हो इस आर्टिकल 356 का. ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल कहां से आया? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 356 इटसेल्फ सेज दैट एक बार आपने किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया होता है, सो विद इन 2 months आफ्टर डिक्लेयरिंग इट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से, लोकसभा से, राज्यसभा से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी वो इमरजेंसी कंटिन्यू हो सकती है. अगर आपने स्टेट की विधानसभा को डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व मतलब कि ऑल द एमएलएज हैव टू बी सेंट ऑफ, खत्म हो गया उनका टेन्योर और नई विधानसभा आएगी, नया इलेक्शन होगा. अगर ऐसा करना है तो विदाउट द पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं कर सकते हो. तीसरी चीज यहां पे यह है कि तब तक असेंबली को सिर्फ आप सस्पेंड कर सकते हो. तो आर्टिकल 356 जब लगता है, पहला स्टेप ये होता है कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस किया जाता है उनकी पोजीशन से. जो उनका काम है वो प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं या गवर्नर को सौंप देते हैं. सेकेंड थिंग विच हैपेंस इज दैट आफ्टर यू टेक द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, आफ्टर यू टेक द पार्लियामेंट्री अप्रूवल यू कैन इवन डिसॉल्व द विधानसभा. विधानसभा को आप भंग कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो. ऑल्सो क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी रिव्यू कर सकती है द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल, अगर जुडिशरी रिव्यू करती है और यह कहती है कि प्रेसिडेंट का रूल जो लगाया गया है वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर ऐसा डिक्लेयर होता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट से प्रेसिडेंट रूल हट जाता है. It is revoked, and if judiciary says that the president rule was unconstitutional and it is revoked, तो वहां की जो असेंबली थी वो वापस से रिवाइव हो जाएगी, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो दोबारा से रीइंस्टेट हो जाएंगे अपनी पोजीशन में. सो द कोर्ट कैन टर्न बैक द क्लॉक एंड टेक इट टू द सेम पोजीशन जो प्रेसिडेंट रूल के अप्लाई होने से पहले हुआ करती थी. ऐसा 2016 में उत्तराखंड के केस में हुआ था, जब उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि यह जो डिक्लेरेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए वापस से जो सरकार पहले प्रेसिडेंट रूल के काम कर रही थी वो वापस रीइंस्टेट हो जाती है. इसी पर्टिकुलर जजमेंट में दो चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, एक फेडरलिज्म और दूसरा सेक्युलरिज्म. सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में यह भी कहता है कि अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर या उनकी काउंसिल के पास मेजॉरिटी है या नहीं है, इफ देयर इज मेजॉरिटी और नॉट, इट हैज टू बी डिसाइडेड एट द फ्लोर ऑफ द हाउस. इसका मतलब फ्लोर टेस्ट करवाए बिना आप आर्टिकल 356 अप्लाई नहीं कर सकते. So, governor, just on the basis of MLAs approaching the governor and saying that we don't support this government, cannot suggest to the president कि यहां पे president rule लगा दिया जाए. इसका मतलब साफ है कि
कोर्ट का यह कहना है कि कर्नाटका के केस में, मेघालय के केस में और नागालैंड के केस में जो आर्टिकल 356 का यूज किया गया, इट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज इन स्टेट्स के केस में गवर्नर के पास एमएलए की अप्रोच करने की वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सेकुलरिज्म को वायलेट करने के केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। दिस प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेशन इन केस ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म इज इन फैक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट इफ इट इज नॉट वर्किंग इन अ सेकुलर मैनर। बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तथ्य होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप इस डिसीजन पे आओ। तो आप ड्रास्टिकली देखोगे इस जजमेंट के बाद, जितनी भी बार प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है, जितनी भी बार प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है, या तो बहुत सोच समझ के अप्लाई किया जाता है या जुडिशरी उसमें इंटरवीन करती है। ऐसा 2016 में उत्तराखंड के केस में हुआ, 2015 में अरुणाचल प्रदेश के केस में हुआ, जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। दैट इज व्हाई यू विल सी, बिकॉज नाउ द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर द जुडिशियल स्क्रूटिनी। तो ये पर्टिकुलर जजमेंट है एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, जिसका नाम है एसआर बोमई जजमेंट। इस तरीके से सभी लैंडमार्क जजमेंट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कोर्स के अंदर, जिसमें आप 70 आवर्स में कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए पॉलिटी गवर्नेंस तैयार कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास फाउंडेशन बैच जारी है, जो बेसिक से लेकर एनसीईआरटी तक सारी कवर करवाएगा, और फिर उसके बाद आपके लेक्चर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रहेंगे। प्लीज लुक इनटू दीज कोर्सेज इफ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू एंड आई होप आपको ये जजमेंट के बेसिक पैरामीटर समझ में आ गए हैं। प्लीज नोट देम डाउन एंड डू कमेंट दैट वेदर यू वांट अनदर जजमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। जजमेंट के साथ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।